अंडे दोबारा नहीं बनते। बच्ची पैदाइश के वक्त जो अंडे लेके आती है वही उसकी किस्मत के अंडे हैं, थोड़े या ज्यादा। अंडे दोबारा नहीं बनते। 14 साल की उम्र पे वो गिरने शुरू होते हैं, खत्म होती जाती हैं, ओवरीज खाली होती जाती हैं, क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है। अब अगर एक सर्जन ने एक ओवरी निकाल दी, उसका हाफ ऑब्स्टेट्रिक कैरियर तो खत्म हो गया ना, आधा नंबर ऑफ एग्स तो निकाल दिया उसने। उसको समझ ही नहीं आती, क्योंकि ओवरी ऐसे थिन लेयर पे स्प्रेड हो जाती है सिस्ट के ऊपर। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट ही देख सकता है कि वो अंडे अब किधर हैं, क्योंकि जब आप सिस्ट की लाइनिंग निकालते हैं तो वो स्प्रिंग की तरह दोबारा ओवरी बन जाती है। तो वो उनको तो समझ नहीं आती, दे आर नॉट ड्यूली ट्रेन। तो पेरिफेरी से जितनी ओवरीज निकाली हुई हमारे पास आती हैं, मैं सर पकड़ के, पहले तो मैं एक नोहा करती हूँ ना कि उसके ऊपर के आई एम रियली रियली अपसेट। कई दफा दोनों ओवरीज निकाली होती हैं, बच्चा अच्छा, नहीं है। आपके ये केसेस आप सुना रही है, मेरा खुद का माइंड इतना वो हो गया है। आप तो रोज की केसेस ये देखती हैं, करती हैं, पेशेंट्स को 5 केसेस ओवर द नाइट। ओह माय गॉड, इतने केसेस बिगड़े हुए आते हैं और कोई सर्जन इनको लेता नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैडर इंजर हो जाए या इंटेस्टाइन इंजर हो जाए या यूरेटर इंजर हो जाए, हमारी आवाम इतनी जाहिल है कि वो डॉक्टर को थप्पड़ मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ देगी साडे मरीज नू। तो मैं उनको बिठा के उनको बावाजे बुलंद, एक्चुअली डॉक्टर्स इतने बिजी हैं कि वो उनके पास वो काउंसलिंग का टाइम नहीं होता ना, जो कर सही रहे होते हैं। अब मैं उनको बुला के अगर 10% अगर चांस है ना कि उसकी ये इंजरी होगी, तो मैं उनको कहती हूँ 50% चांस है कि ये इंजर हो जाएंगे। कि वो मेंटली प्रिपेयर हों इस चीज के लिए, मेंटली प्रिपेयर हों। ठीक है। उनको मैं बताती हूँ कि आपकी पेशेंट को नुकसान कोई नहीं होगा, ना मैं यूट्रस निकालूंगी, ना मैं ओवरीज निकालूंगी, ना मैं ट्यूबें निकालूंगी, मैं उनको रिपेयर करूंगी। लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूरेटर इंजर होता है तो ये हो सकता है, तो काउंसल करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अवाम फिर भी बहुत जाहिल है। डॉक्टर को मारना, डॉक्टर की के साथ बदतमीजी करना, ये आम हो गया है। ब्लेम करने लग जाते हैं ना कि ये तो हाँ, आपका काम है, आप ठीक करें, हाँ, आपने बेकार है। लेकिन डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपनी डोमेन से बाहर ना निकलें। अब अगर एक छोटा मोटा सर्जन पेरिफेरी में बैठा है, भाई तुम अपेंडिक्स निकाल लो, वो फट सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ना, तुम अपेंडिक्स सीख लो, वो निकाल दो। कोई बहुत बड़ी सिस्ट है, फट गई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूब में प्रेगनेंसी है, फट गई है, चलो ये तो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं, चलो तुमने जान बचा ली। लेकिन तुम अपनी तबाह आजमाई ना करो जिसमें तुम्हें ट्रेनिंग नहीं है, जिसमें तुम ट्रेंड ही नहीं हो, वो तुम क्यों हरकतें कर रहे हो। अब आप ये देखें कि सपोर्ट यूट्रस की जो है, अल्लाह सुब्हान ताला ने रस्सियों से लटकाया हुआ है यूट्रस, हड्डियों के साथ वो उसकी सपोर्ट यही है। हैवी यूट्रस है लेकिन वो तनियों के साथ, हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो कई दफा ऐसे होता है कि वो लूज हो जाती हैं और पूरा का पूरा यूट्रस, ब्लैडर और पखाने का रास्ता वो नीचे आ जाता है, हड्डी से बाहर आ जाता है, लटक रहा होता है जी। अब आपको मैं केस सुनाती हूँ, इतना दर्दनाक केस है वो कि वो 45 इयर्स ओल्ड औरत, उसका वो ब्लैडर और वो यूरेटर और वो साथ ही यूरेटर्स उसके और पखाने का रास्ता और यूट्रस वो सब बाहर आया हुआ था। अब एक मेडिकल स्टूडेंट, आप उसकी जरा हिम्मत देखें, पेरिफेरी में वो पता नहीं कोई खुड़ियां वाला का कोई क्लिनिक था या क्या था, प्राइवेट क्लिनिक, उसने क्या किया, एक ने स्पाइनल लगाया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, वो नीचे का धड़ सुन्न हो गया। उसने पकड़ा वो मैस, 2 क्लैंप्स लगाए, काट दिया। उसमें इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस सारा काट के तो एक धागे से बांध दिया। अब वो नेक्रोज होके जब खुला वो स्टिच, तो ब्लैडर से यूरिन लीक हो रहा है, पखाना लीक हो रहा है, वहां पे वो शी डाइड, ओह माय गॉड, दैट वुमन डाइड। और वो फिर हमारे पास पब्लिक सेक्टर में आई, मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त, वहां पे हमारे वार्ड में दाखिल हुई जब, मैं तो हैरान रह गई कि ये भी इस तरह के लोग भी हैं दुनिया में, और ये हो रहा है। ये हुकूमत को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो इलीगल ये सारे काम हो रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, ड्यू ट्रेनिंग नहीं है, और ऑपरेशंस करे जा रहे हैं और उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जो क्लिनिक्स है ना, वो जो लोग रन करते हैं वो लोकल लोगों को ब्राइब करते हैं, और वो बस बात वहीं की वहीं दब के रह जाती है। वहां के लोकल पॉलिटिशियंस, वहां के लोकल,
वो एक माफिया है जो ये केसेस खराब कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक कि हम लोग आईवीएफ की तरफ बात कर रहे थे, बीच में आपने केसेस सुना दिए। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ जो आपने अभी केस सुनाया वो सुन के। लेकिन अच्छा, चले हम लोग आईवीएफ की बात करें, मुझे आप ये बताएं कि कितने % चांसेस होते हैं अगर कोई आईवीएफ की तरफ जाए कि हाँ बच्चा हो सकता है? बेटे अगर तो मेल फैक्टर है ना, और बच्ची बिल्कुल जवान भी है और अच्छी, तो मेरा मशवरा ये है कि यंग पेशेंट के जो यंग एग्स होते हैं ना, उनमें हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। Alright. तो अगर मेल फैक्टर डिटेक्ट हो गया है कि जी 1 मिलियन स्पर्म है या 2 है या 10 है, तो नॉर्मल तो हो नहीं सकता। इसको फौरन, अगर आपके पास पैसे हैं तो फौरन पीर फकीर की तरफ ना जाएं, हकीमी दवाइयों के तरफ। 1 मिलियन का काउंट मैंने आज तक नहीं इम्प्रूव होते देखा। ठीक है। तो डोंट गो, और रूहानी इलाज और वो सारा कुछ इलाज, और ठीक है आप वो साथ साथ कराएं, लेकिन बच्ची की एज को ज़रूर कंसिडर करें। तकरीबन 32 तक एक लिमिट रखें। 35 के बाद एकदम डिक्लाइन शुरू होता है और अंडे बिल्कुल स्टेल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर अगर एक मेल फैक्टर है और पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ही होना है, तो उसको उस तरफ ले जाएं, या दोनों ट्यूबें कट चुकी हैं तो जल्दी करवा लें, इसको डिले ना करें। ऑलराइट। अगर एक बच्ची यंग है तो ये 50% भी चांस जा सकता है सक्सेस रेट। लेकिन अगर ओल्ड एज आ गई है 35 एंड बियॉन्ड 38-40, तो फिर तो 5 से 10% चांस है कि वो प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, मतलब फेल होने की क्या रीजन हो सकती है? फेल होने की रीजन होती है क्वालिटी ऑफ एग्स, मेनली क्वालिटी ऑफ एग। फिर स्पर्म की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। स्पर्म में अगर बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं, एक्ट्रोसोमल वो जो उसका हेड होता है उसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि देखें, जब नेचुरल सिलेक्शन में अंडे के अंदर स्पर्म जाता है ना, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उसको पकड़ लेते हैं, एग को, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कुछ सिक्रीट करते हैं एक स्पर्म को हेल्प आउट करने के लिए, एंटर करने के लिए। ठीक। ओनली 1 स्पर्म विल एंटर, या मैक्सिमम 2 स्पर्म जो हैं वो एंटर हो जाएंगे। और वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं, उनमें से जो बेस्ट स्पर्म है वो सिलेक्ट हो जाता है नेचुरली। ओके। इट विल एंटर तो वो सिलेक्शन तो नेचुरल हो गई। हम क्या करते हैं, हम तो अपनी मशीनों से चेक करते हैं कि कौन सा स्पर्म अच्छा है, या हम अपनी आंख से देखते हैं कि अच्छा ये मूव अच्छा कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, वो हम उठा के। अब जो नेचर सेलेक्ट कर रही है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें तो फर्क होगा ना। ठीक है। तो ये जो है ना, अमेजिंग बात है। आप कभी देखें ना तो आप बस सजदे ही करते रहे। एग के ऊपर वो इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उसका शेल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पर्म एंटर होता है, 1 मिनट में वो शेल इतना टाइट हो जाता है कि और स्पर्म कोई फिर एंटर ही नहीं कर सकता। इट अलाउज ओनली 1 or 2, और फिर एकदम से वो इतना टाइट हो जाता है कि इट विल नॉट अलाउ अनदर स्पर्म। ठीक है।